Hello everyone, welcomes you all to Chemistry with SME and DGT। सो आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 3 और पार्ट 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है, तो इसमें बेसिकली बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, मतलब दिक्कत होती है कि हम कैसे सीरीज़ को याद करें, क्योंकि वो बहुत लंबी सीरीज़ है, इतना ज़्यादा याद नहीं होता। तो मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया बताऊंगी कि किस तरीके से हम पूरी सीरीज़ याद नहीं करनी है, बस हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए सीरीज़ का। अगर हमें उतना आइडिया है तो हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो मैं एक ब्रीफ आइडिया देने वाली हूँ आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का। आपको ये पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हमें SRP वैल्यूज़ गिवन होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स की हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर गिवन है। तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, सबसे ऊपर जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में वो लिथियम होता है। ठीक है, लिथियम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन और लिथियम सॉलिड बनाएगा, रिड्यूस हो गया। ठीक है, और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, हमारी जो SRP की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर है? अब आपको याद क्या करना है वो सुनना ध्यान से। याद करना है एक तो ये कि सबसे ऊपर होता है लिथियम, ठीक है, और जिसका SRP होता है -3.05। वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना सबसे ऊपर लिथियम होता है। उसके बाद आपके कुछ और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ आपको मिलेगा मैग्नीज और एल्यूमिनियम। क्लियर है? देन आपको मिलेगा वाटर का रिडक्शन, H2O रिड्यूस होगा और क्या बनाता है, H2 और OH-। ये रिएक्शन भी आपको याद रखनी है कि H2O का जब रिडक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, साथ में हमें क्या मिलता है, हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, उसके बाद आपको मिलते हैं कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है, जिनका रिडक्शन होता है। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ हमें देखने को मिलेंगे टिन और लेड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देन हमें मिलेगा हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दैट इज हाइड्रोजन। H+ आयन जो होता है यहाँ पे रिड्यूस होता है, कौन सी गैस रिलीज करता है, H2 गैस रिलीज करता है। और आप सबको पता है कि इसका SRP हम कितना कंसिडर करते हैं, 0.0 वोल्ट, और इसको हम एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। तो ये मेरे रेफरेंस लाइन हो गई। ठीक है, मेरी रेफरेंस लाइन कौन सी है, हाइड्रोजन गैस वाली। ठीक है, और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0 है, ये ध्यान रखना। और रेफरेंस लाइन के ऊपर कौन कौन है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, उनके साथ है टिन और लेड, और है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स और उनके साथ में मैग्नीज और एल्यूमिनियम। ठीक है, ओके। अब रेफरेंस लाइन के बाद में क्या क्या होंगे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना एक वर्ड चापा, CHAPA। C का मतलब कॉपर 2+, H इज मरकरी, A सिल्वर Ag, P से प्लैटिनम, A से गोल्ड Au। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो मरकरी होता है वो हमारे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, एक Hg+ का रिडक्शन भी दिखाया होता है, एक Hg2+ का भी, और ये दोनों साथ में नहीं होते हैं, इनके बीच में हमें Ag+ मिलता है। एक ये ऑर्डर भी आपको ध्यान रखना है कि Hg+ ऊपर होगा, देन Ag+ और देन Hg2+। क्लियर है? फिर हमें मिलता है यहाँ पे रेफरेंस लाइन के नीचे ही हमें देखने को मिलेंगे I2, Br2, Cl2, F2, और I2 Br2 के बाद आपको मिलता है O2 का रिडक्शन, या इनडायरेक्टली मैं बोल सकती हूँ, अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में इस रिएक्शन को देखूँ तो ये वाटर का ऑक्सीडेशन है। ये क्या था, वाटर का रिडक्शन था, और रिवर्स डायरेक्शन में इसे मैं देखूँ तो ये क्या है, वाटर का ऑक्सीडेशन है। और उसके बाद मुझे मिलेगा Cl2 और F2, और F2 क्या है, सबसे आखिरी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है। क्या याद करना है कि रेफरेंस लाइन के ऊपर कौन कौन है और रेफरेंस लाइन के नीचे कौन कौन है। ठीक है, रेफरेंस लाइन के ऊपर आपको मिलेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, साथ में टिन और लेड, और उसके बाद एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, साथ में उनके मैग्नीज और एल्यूमिनियम भी है, सबसे ऊपर कौन है, लिथियम है। ठीक है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के बाद मुझे वाटर का रिडक्शन मिलता है, देन मुझे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मिलते हैं, देन मेरा रेफरेंस लाइन आ जाता है। उसके बाद मुझे मिलेंगे चापा। चापा क्या है, कॉपर 2+, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड। मरकरी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, Hg+ और Hg2+, और ध्यान रखना Hg+ ऊपर होता है और Hg2+ नीचे होता है, और उनके बीच में कौन होता है, Ag+। फिर हमें उसी में मिलता है I2 Br2, और I2 Br2 के बाद कौन होता है, O2 का रिडक्शन, मैं बोल सकती हूँ वाटर का ऑक्सीडेशन। ठीक है, और उसके बाद हमें Cl2 देन F2। ठीक है, और F2 सबसे आखिरी में होगा। और जैसे जैसे सीरीज में हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, SRP की वैल्यू बढ़ती है। SRP की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसका यूज़ क्या है वो सुनो। अच्छा, मैंने आपसे पूछा ये रिडक्शन मतलब SRP की वैल्यू, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन है, ठीक है, ओके। SRP क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे जैसे SRP बढ़ेगा
मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा मतलब उस एलिमेंट की रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। रिड्यूस होने का मतलब उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। अगर वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है किसी से, इसका मतलब वो दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, और खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। क्लियर है? मतलब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे उस एलिमेंट के रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये चीज़ आपको क्लियर है? अगर अब मैंने आपको ये चीज़ याद क्यों कराई है वो सुना ध्यान से। मान लो मैंने आपको इक्वेशन गिवन है जिसमें मैंने कराया H+ को लिथियम के साथ रिएक्ट कराया है। H+ को किसका रिएक्ट कराया है, लिथियम के साथ। और मैंने आपसे पूछा है बताओ जब मैं लिथियम को H+ के साथ रिएक्ट कराऊंगी क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मतलब क्या है इसका, कि जब मैं लिथियम को H+ के साथ रिएक्ट करा रही हूँ हाइड्रोजन गैस रिलीज होने का मतलब H+ H2 में कन्वर्ट हो रहा है। मैंने क्या बोला, जब मैं लिथियम को H+ के साथ रिएक्ट कराऊंगी क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाँ या ना। हाइड्रोजन गैस रिलीज होने का मतलब ये है कि H+ H2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब H+ का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे +1 है और ये 0 है। H+ का रिडक्शन कब होगा, जब लिथियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। लिथियम किस में कन्वर्ट होगा, Li+ में। और लिथियम का ऑक्सीडेशन कब होगा, जब उसकी SRP वैल्यू कम होगी। और हम इस टेबल से देख सकते हैं कि H+ लिथियम के H+ से ऊपर है ना। SRP किसका ज़्यादा है, लिथियम का ज़्यादा है, H+ का ज़्यादा है। ऑब्वियसली H+ का ज़्यादा है, माइनस के इसकी -3.05 है, 0 है। तो SRP H+ का ज़्यादा है, दैट मीन्स H+ की ज़्यादा टेंडेंसी है रिड्यूस होने की, और लिथियम की टेंडेंसी क्या है, ऑक्सीडाइज होने की विद रिस्पेक्ट टू H+। तो मैं बोल सकती हूँ कि लिथियम को जब हम H+ के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसको रिड्यूस कर देगा H2 में। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहीं पे आपको बोलती हूँ कि अगर मैंने कॉपर 2+ को H+ के साथ रिएक्ट कराया तो क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाँ या ना। कॉपर 2+ को अगर मैं H+ से रिएक्ट करूँगी हाइड्रोजन गैस रिलीज होने का मतलब ये है कि कॉपर H+ को रिड्यूस कर रहा है H2 में। लेकिन अगर मैं टेबल से देखूँ तो कॉपर जो है वो H+ के नीचे है, दैट मीन्स कॉपर 2+ का SRP H+ से ज़्यादा है। अगर कॉपर 2+ का SRP ज़्यादा है दैट मीन्स कॉपर 2+ के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू H+। इसका मतलब कॉपर जो है वो H+ को रिड्यूस नहीं करेगा H2 में, इवन वो क्या चाहेगा, खुद रिड्यूस होना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, H2 रिलीज नहीं होगा। ये क्लियर है? इस टेबल का यूज़ समझ में आया? बस आपको ये ध्यान रखना है कि रेफरेंस लाइन जो है उसके नीचे कौन कौन है और रेफरेंस लाइन के ऊपर कौन कौन है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है, मान लो मैंने जिंक और कॉपर को रिएक्ट कराया। ठीक है, जिंक को मैंने कॉपर 2+ के साथ रिएक्ट कराया और एक बार मैंने जिंक 2+ को कॉपर के साथ रिएक्ट कराया। मैंने आपको 2 रिएक्शन दिए यहाँ पे। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन फिजिबल है, इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन फिजिबल है। जिंक का कॉपर 2+ से रिएक्शन कराने का मतलब ये क्या बनेगा, जिंक 2+ बनेगा प्लस में कॉपर बनेगा। जिंक 2+ को अगर मैं कॉपर से रिएक्ट कराऊंगी तो क्या बनेगा, जिंक बनेगा, वो बनेगा नहीं बनेगा बाद में देखेंगे। इधर क्या बनेगा, कॉपर 2+। अब इधर देखो, इस रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या कह रही है कि जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ये रिएक्शन क्या कह रही है कि जिंक खुद रिड्यूस हो रहा है और कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर मैं इस टेबल से देखूं, जिंक क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, रेफरेंस लाइन के ऊपर होगा, और कॉपर रेफरेंस लाइन के नीचे होगा। तो SRP किसका ज़्यादा है, कॉपर का ज़्यादा है। SRP कॉपर का ज़्यादा होने का मतलब किसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, कॉपर की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है और जिंक की कम है। तो जब भी मैं जिंक और कॉपर को आपस में मिलाऊंगी तो कौन रिड्यूस होगा, कॉपर रिड्यूस होगा और जिंक क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो इस रिएक्शन में देखो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, दैट मीन्स सेकंड रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये फ़ायदा है हमें इस टेबल को याद करने का। आप इतना ही याद कर लीजिए, इतना इनफ है, इससे आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे इजीली। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस टेबल में सबसे ऊपर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है, साथ में मैग्नीज एल्यूमिनियम है, देन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, साथ में टिन लेड है, फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, फिर चापा है, कॉपर मरकरी सिल्वर प्लैटिनम गोल्ड, देन I2Br2 और Cl2 और F2। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इधर वाटर का ऑक्सीडेशन, इधर वाटर का रिडक्शन है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इतना आपको याद है तो आप इजीली कर लेंगे। ओके,
अभी तो देखिए मैंने साइड में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि हम टेबल से क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुना। जब मैं डाउन द ग्रुप मीन्स डाउन द टेबल अगर मैं जाती हूँ तो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस इंक्रीज, मतलब डाउन द ग्रुप एसआरपी की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, ठीक है। सेकेंड है टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज डिक्रीज। हाँ, अगर रिड्यूस डाउन द ग्रुप बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट मीन्स जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और नीचे वाले एलिमेंट्स इजीली रिड्यूस्ड हो जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, खुद क्या होना, रिड्यूस होना, ठीक है। तो कौन रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है, डाउन द ग्रुप जाते हैं वो इजीली रिड्यूस हो जाते हैं। दैट मीन्स डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे खुद रिड्यूस होने की पावर बढ़ती है, खुद रिड्यूस होने की पावर बढ़ेगी, दैट मीन्स दूसरों को हम इजीली क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे, दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर की बात करूँ तो उल्टा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है, दूसरों को रिड्यूस करना, खुद क्या हो जाना, ऑक्सीडाइज हो जाना। तो डाउन द ग्रुप अगर हम जब जाते हैं तो खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि एसआरपी की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, माइनस से प्लस। 4 पॉइंट्स क्लियर है। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज। जैसे से डाउन द ग्रुप, मेटल क्या होते हैं, जो मेटल करते क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। मेटल क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। और हमें पता है कि डाउन द ग्रुप हम जाते हैं, मेटल से हम कहाँ पे आते हैं, नॉन मेटल में आ जाते हैं ना। ऊपर देखो रेफरेंस से ऊपर क्या है, मेटल्स है, और रेफरेंस के नीचे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो मैं बोल सकती हूँ जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाऊंगी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज नहीं कर सकते, क्योंकि एसआरपी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। एसआरपी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, ठीक है। और नॉन मेटल्स के लिए उल्टा हो जाएगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है, मान लो कोई भी मेटल ऑक्साइड है M2ON जनरल, इसको मैंने हीट किया और ये डिसोशिएट हो गया MS प्लस O2 में, मतलब मेटल क्या हो गया, N+ से 0 में कन्वर्ट हो गया, मेटल का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और मेटल का रिडक्शन कब ज़्यादा होगा, जब मैं डाउन द ग्रुप नीचे आऊँगी, तब क्या होगा, मेटल का रिडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। मेटल का रिडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, इसका मतलब इजीली ऑक्साइड क्या होगा, टूट जाएगा। मेटल में इजीली ऑक्साइड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा M+ O2 में। दैट मीन्स थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो गई, मेटल ऑक्साइड की डिक्रीज हो गई डाउन द टेबल या डाउन द ग्रुप, ठीक है। फिर से सुन लेना, मेटल ऑक्साइड का मतलब है कि कोई भी मेटल ऑक्साइड है, मैंने उसको हीट किया, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब हीट करने पर अगर वो ब्रेक हो जा रहा है इजीली, दैट मीन्स उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है अगर वो इजीली ब्रेक हो जा रहा है। और इजीली ब्रेक कब होगा, जब वो इजीली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, Mn+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इजीली M0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो इजीली रिड्यूस हो रहा है तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो मैं बोल सकती हूँ डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, मेटल ऑक्साइड की कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स के इस टेबल से रिलेटेड, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना ऑक्सीडाइजिंग पावर में, रिड्यूसिंग पावर में, ठीक है। टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड बढ़ेगी, मतलब डाउन द ग्रुप टेबल जाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा तो उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ेगी और ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। अगर वो खुद रिड्यूस इजीली हो रहा है, दैट मीन्स वो दूसरों को इजीली ऑक्सीडाइज कर देगा, दैट मीन्स उसकी डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी और रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरी बात आती है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल नॉन मेटल्स की बात करें तो मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, एसआरपी बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, बल्कि गेन करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड में हमने देखा कि अगर ऑक्साइड इजीली ब्रेक हो जाता है, अगर ऑक्साइड इजीली ब्रेक होने का मतलब क्या था यहाँ पे, कि मेटल इजीली रिड्यूस हो जाता है, तो वो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, उस मेटल ऑक्साइड की कम हो जाएगी। तो हमें पता है कि डाउन द टेबल जाते हैं तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ती है, दैट मीन्स वो इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एप्लीकेशन पे अगर मैं आती हूँ तो मैंने अभी देखा कि डाउन द ग्रुप जो होता है, नेक्स्ट हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम देखें, F2 जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट मीन्स वो क्या होगा, इजीली क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद क्या हो जाएगा, इजीली रिड्यूस हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, बढ़ती है। तो सबसे लास्ट में कौन है, F2 ही तो है, दैट मीन्स जो F2 क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा।
और अगर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूँ तो मुझे पता है डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, कम होती है, तो जो टॉप पे होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चलती है कि F2 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और लिथियम जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं F2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है 2F-, इसका SRP हमें पता है 2.87। लिथियम आप याद कर सकते हैं, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि इसका मैक्सिमम होता है SRP, इसका मिनिमम होता है। ठीक है, इसी के से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन पे आते हैं। MnO4- Cr2O7 2- विच इज़ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है हमसे। तो इधर मेरे पास दोनों का SRP गिवन है। मुझे कैसे पता है SRP है, क्योंकि मैं देख सकती हूँ यहाँ से +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे +6 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका भी क्या हो रहा है, क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है। तो मुझे दोनों का SRP गिवन है, एक का 1.5 है और एक का 1.4। तो जिसका SRP ज़्यादा, इसका मतलब वो इजीली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, इजीली क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर वो इजीली खुद रिड्यूस हो रहा है तो मतलब इजीली दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। दैट मीन्स उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर फिर किसकी ज़्यादा होगी, किसका SRP ज़्यादा है, मैग्नीज का SRP ज़्यादा। तो किसका SRP ज़्यादा है, मैग्नीज का MnO4- Mn2+ का SRP ज़्यादा है। दैट मीन्स ये का होगा इजीली रिड्यूस हो जाएगा, इजीली रिड्यूस हो गया, दैट मीन्स इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, MnO4-। ठीक है, ओके, तो इसलिए आपको पता होगा हम हमेशा बोलते थे कि MnO4 जो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू K2Cr2O7, तो वो हमने ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही उसको डिफाइन किया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है E-नोड सेल ग्रेटर देन 0। ये आपको पता है कि हाँ, अगर हमें को पता है कि हमारा मतलब कोई भी हमारा सेल अगर वर्क करेगा, कब वर्क करता है, जब E-नोड सेल क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो उसको भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से एक्सप्लेन करते हैं। हमने बहुत ही फेमस एग्जांपल पढ़ा है डेनियल सेल का, जिसमें जिंक हम एज ए एनोड यूज करते हैं, कॉपर एज ए कैथोड यूज करते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर मैं जिंक और कॉपर की बात करूँ, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। मान लो मैंने एक बीकर लिया, 2 बीकर है, ठीक है, एक में मैंने लिया है जिंक 2+ का सॉल्यूशन और एक में मैंने लिया है कॉपर 2+ का सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें जिंक 2+ का सॉल्यूशन है उसमें मैंने ऐड किया है कॉपर रोड। क्या ऐड किया है, कॉपर रोड। जिसमें कॉपर 2+ का सॉल्यूशन है उसमें मैंने क्या ऐड किया है, जिंक रोड ऐड किया है। क्या ऐड किया है, जिंक रोड। क्लियर है, अब सुनना, फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, जब मैं कॉपर को जिंक 2+ में ऐड करूंगी तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी जब मैं कॉपर रोड को जिंक 2+ में ऐड करूंगी। तो अगर मैं कॉपर रोड को जिंक 2+ में ऐड करूं, दैट मीन्स आप क्या चाह रहे हैं कि रिएक्शन कब होगी, जब जिंक 2+ कॉपर को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और इसके खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जिसका SRP ज़्यादा वो इजीली रिड्यूस होगा। तो मुझे कॉपर और जिंक में पता है कि जो SRP है वो कॉपर का क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जिंक, क्योंकि आपको पता है वो कॉपर क्या होता है, रेफरेंस लाइन के नीचे आता है और जिंक रेफरेंस लाइन के ऊपर होता है। तो SRP किसका ज़्यादा होगा, कॉपर का। तो कॉपर की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो क्या यहाँ पर कॉपर जिंक को रिड्यूस करेगा, नहीं। तो इस केस में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी अगर आप डिप करेंगे इसमें तो। लेकिन इस केस में जब जिंक को आपने कॉपर 2+ में ऐड किया तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि कॉपर की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है और जिंक खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन फिजिबल है। इसलिए हम डेनियल सेल में जिंक को एज ए एनोड यूज़ करते हैं और कॉपर को एज ए कैथोड यूज़ करते हैं, क्योंकि मुझे एनोड पे आपको क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है जिंक का, और कैथोड पे हमें क्या कराना है, कॉपर का रिडक्शन कराना है। ठीक है, ये जेई में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान रखना, यही है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है। आप इसको E-नोड सेल से बता सकते हैं कि अगर हम इसका E-नोड देखेंगे तो इसका तो पॉजिटिव आएगा E-नोड, अगर मैं इसका E-नोड देखूंगी तो इसका E-नोड नेगेटिव आएगा। और हमें पता है जब E-नोड नेगेटिव होता है तो वहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, सेल वर्क नहीं करता है। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड एप्लीकेशन पे। अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं। अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या H2 गैस रिलीज होगी। अभी जस्ट मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाया, हमें पता है एस ब्लॉक कहाँ पर होता है, रेफरेंस लाइन के, 1 सेकेंड, हाँ, एस ब्लॉक कहाँ पर होता है, रेफरेंस लाइन के ऊपर होता है। अगर एस ब्लॉक के एलिमेंट रेफरेंस लाइन के ऊपर है तो दैट मीन्स
उनकी जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी टेंडेंसी ज़्यादा क्या है, ऑक्सीडाइज होने की है, तो इजीली वो क्या करेंगे, H+ को रिड्यूस कर देंगे किसमें, H2 में। सिमिलरली मैं डी ब्लॉक की बात करूँ तो डी ब्लॉक भी क्या कर सकते हैं, H+ को H2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको इजीली रिड्यूस कर देंगे क्योंकि वो रेफरेंस लाइन के ऊपर है। आपको ध्यान रखना है जो भी रेफरेंस लाइन के ऊपर है वो क्या करेंगे, H+ को इजीली रिड्यूस कर देंगे और खुद के हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और जो भी रेफरेंस लाइन के नीचे हैं वो H+ को रिड्यूस नहीं कर सकते, बल्कि क्या होगा, उल्टा होगा, यहाँ पर वो क्या करेंगे, खुद रिड्यूस होंगे और H2 को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे H+ में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यही बात है उसमें, 1 सेकेंड, हाँ, अगर अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो H2 के साथ रिएक्ट करे, वो तो कोल्ड H2 के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं और क्या करते हैं, H2 में H+ को H2 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका तो SRP बहुत ही कम होता है। अगर मैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करूँ तो उनके लिए हमें हॉट H2 लेना पड़ता है और वो भी क्या करेंगे, H+ को H2 में कन्वर्ट कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। लेकिन अगर मैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी की बात करती हूँ तो इवन आप स्टीम में बेशक से रिएक्शन करो तो भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि उनका SRP ज़्यादा है और वाटर H+ का SRP कम है, तो वो H+ को रिड्यूस नहीं कर सकते, बल्कि उनकी टेंडेंसी क्या है, खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है? तो बस इसी बेसिस पे हमने नेक्स्ट देखा है, आयरन को डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया तो मुझे मिला FeSO4 और H2, दैट मीन्स आयरन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया Fe2+ में, और हाइड्रोजन H+ क्या हो गया, रिड्यूस हो गया किसमें, H2 में। ठीक है, तो क्यों हुआ, क्योंकि आयरन हमें पता है रेफरेंस लाइन के ऊपर होता है, तो वो इजीली क्या करेगा, H+ को रिड्यूस कर देगा H2 में। लेकिन अगर मैं कॉपर की डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराती हूँ तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर रेफरेंस लाइन के नीचे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से सुन रहे हैं, एसिड्स वाली रिएक्शन। और डाइल्यूट H2SO4 ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता। ठीक है, अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ, मैग्नीशियम भी डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो H2 गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कॉन्क के साथ कराती हूँ तो क्या होगा, अब यहाँ देखो H2 रिलीज नहीं हुआ, बल्कि सल्फर जो है वो रिड्यूस हो गया +6 से किस में, +4 में। दैट मीन्स कॉन्क H2SO4 यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन डाइल्यूट H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना कि कॉन्क H2SO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इस केस में क्या होगा, सल्फर रिड्यूस हो जाएगा किसमें, हाँ, सल्फर रिड्यूस हो जाएगा SO2 में, और ये मैग्नीज को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, +2 में, 0 से। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 1 सेकेंड, हाँ, इसी में आगे एक और रिएक्शन है, कॉपर कि अगर मैं HCl डाइल्यूट के साथ रिएक्शन कराऊँ या कॉन्क के साथ कराऊँ, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि HCl जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है, चाहे डाइल्यूट हो चाहे कॉन्क हो। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और रिएक्शन क्यों नहीं हुई, क्योंकि आपको पता है कॉपर रेफरेंस लाइन के नीचे होता है, और कॉन्क के केस में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है, तो भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर देखना, अगर मैं कॉपर की कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन कराती हूँ तो रिएक्शन होती है, क्योंकि कॉन्क H2SO4 आपको पता है क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद किसमें, SO2 में रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है सभी रिएक्शन जो एसिड की रिएक्शन मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और HNO3 की बात करूँ तो चाहे डाइल्यूट हो चाहे कॉन्क हो, दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो मैंने क्या बताया, HCl चाहे डाइल्यूट हो कॉन्क को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, H2SO4 डाइल्यूट होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, और डाइल्यूट H2SO4 के साथ सिर्फ कौन रिएक्ट करेंगे, जो रेफरेंस लाइन के ऊपर होंगे, और कॉन्क H2SO4 है तो उसके साथ सब रिएक्ट कर जाएंगे क्योंकि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और HNO3 की बात करूँ तो चाहे डाइल्यूट हो चाहे कॉन्क हो, दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, बस इसमें दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डाइल्यूट के साथ जो होता है हमें NO मिलता है और कॉन्क के साथ हमें मिलता है NO2। ठीक है, तो ये 3-4 रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, प्लीज़ ध्यान रखना है इनको। ठीक है, आगे आते हैं, वेट, हाँ, तो अभी कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन है जो हम आपको बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुना। तो आइए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 4 मेटल्स A, B, C, D are -1.2, 0.6, 0.85 and -0.76. The sequence of deposition of metal on the applying potential. डिपोजिशन का मतलब पता है क्या होता है, कि कोई भी मेटल है वो रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, वो क्या करेगा, रोड पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने पढ़ा है कि रिड्यूस होता है कोई भी मेटल और वो मेटल की वो फिर क्या होता है, रिड्यूस होके रोड पे डिपॉजिट हो जाता है। तो रिड्यूस कब होगा, कौन इजीली डिपॉजिट होगा, कौन मेटल इजीली डिपॉजिट होगा, जिसका SRP क्या होगा, ज़्यादा होगा।
जिसका SRP ज़्यादा वो इजीली रिड्यूस हो जाएगा, इजीली रिड्यूस हो गया तो वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा रोड पे जाके। तो अब ABCD की अगर मैं बात करूं तो किसका SRP ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा SRP है C का 0.85, तो सबसे ज़्यादा डिपॉजिट कौन होगा, C होगा। उसके बाद कौन है, B, ठीक है, CB हो गया। उसके बाद कौन है, ये -1.2 है, ये -0.76 है, तो कौन ज़्यादा पहले आएगा, 0.76 वाला, ठीक है। तो उसके बाद आएगा CB, D और A, तो ये ऑर्डर होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन डिपॉजिट होगा, C, क्योंकि इसका SRP सबसे ज़्यादा है तो ये ईजिली रिड्यूस हो जाएगा और मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद B, देन D और देन A, ठीक है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी, आप इजीली आप कर लेंगे। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ में आ गए तो अब तो ये क्वेश्चन आप 2 मिनट में आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे। आपको 4 केमिकल रिएक्शंस गिवन है, रिडक्शन गिवन है, जिंक का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, निकल का, और सभी का चारों का SRP भी गिवन है। रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। रिड्यूसिंग पावर का मतलब दूसरों को रिड्यूस करना, रिड्यूस अदर्स। रिड्यूसिंग पावर का मतलब रिड्यूस अदर्स एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। और जो अगर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन इजीली ऑक्सीडाइज होगा, जिसका SRP सबसे कम होगा। इजीली ऑक्सीडाइज कौन होगा, हाईली नेगेटिव, वन सेकेंड, हाँ, हाईली नेगेटिव SRP, दैट मीन्स इजीली ऑक्सीडाइज। हाईली नेगेटिव SRP दैट मीन्स इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो एलिमेंट, ठीक है। जितना ज़्यादा SRP नेगेटिव होगा दैट मीन्स उतना SRP कम है, SRP जितना ज़्यादा कम होगा इसका मतलब वो इजीली क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है दैट मीन्स वो उतना ही अच्छा उसकी क्या है, रिड्यूसिंग पावर। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा था, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो हम देखें इसमें, और तो सबसे नेगेटिव कौन है, कैल्शियम वाला है, ठीक है। इसको मैं, हाँ, सबसे नेगेटिव कौन है, कैल्शियम, तो कैल्शियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा। उसके बाद कौन है, मैग्नीशियम, तो उसके बाद कैल्शियम के बाद कौन आएगा, मैग्नीशियम आएगा। मैग्नीशियम के बाद कौन है, जिंक, और जिंक के बाद कौन है, सबसे कम नेगेटिव कौन है, निकल, ठीक है। दैट मीन्स जितना कम SRP, ये जितना हाईली नेगेटिव SRP, वो उतना इजीली क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और जितना इजीली ऑक्सीडाइज होगा वो उतना इजीली दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, दैट मीन्स उतना ही अच्छा वो क्या, रिड्यूसिंग पावर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी था, ये भी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसे। फॉर द रिडक्शन ऑफ NO3 माइनस इन एन एक्वस सोल्यूशन, E0 मुझे गिवन है, ठीक है। NO3 माइनस का मुझे SRP गिवन है, कितना है SRP, 0.96 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर मुझे 4 रिएक्शन गिवन है, वेनेडियम, आयरन, गोल्ड और मरकरी की। पूछा क्या है, हाउ मेनी मेटल्स विल बी ऑक्सीडाइज बाय NO3 माइनस। दैट मीन्स NO3 माइनस खुद तो क्या होगा, रिड्यूस होगा, और इन मेटल्स को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो मुझे बताना है कि इन चारों मेटल्स में से कौन कौन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो मैं देख सकती हूँ मेरे पास E0 गिवन है, तो मुझे पता है कि E0 सेल अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो वहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। और E0 सेल होता क्या है, SRP प्लस SOP। E0 सेल होता क्या है, SRP प्लस SOP, ठीक है। तो NO3 का SRP मेरे पास है। अब मैं SOP लिखेंगे हम एक एक करके। सबसे पहले मैं बात करती हूँ वेनेडियम 2+ की। वेनेडियम 2+ के लिए SOP कितना है, ये रिएक्शन जो गिवन है वो तो रिडक्शन की गिवन है। अगर ये तो SRP है, अगर मुझे SOP लिखना होगा तो मैं माइनस का क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी। तो SOP कितना है, 1.19 वोल्ट, ठीक है। तो SOP है, SRP है, तो E0 सेल जो आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा, क्या, प्लस प्लस है ना, दोनों को ऐड करेंगे तो E0 सेल क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। दैट मीन्स वेनेडियम 2+ ऑक्सीडाइज हो जाएगा और NO3 माइनस रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स NO3 माइनस वेनेडियम 2+ को ऑक्सीडाइज कर देगा। नेक्स्ट पे आते हैं Fe3+। Fe3+ के लिए SOP कितना है, ये तो गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना, -0.04, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, प्लस 0.04 वोल्ट, ठीक है। तो ये SOP है, ये SRP है, दोनों को ऐड करेंगे प्लस में वैल्यू आएगी, तो इसका भी E0 सेल क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब NO3 माइनस Fe3+ को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। बाद में आते हैं हम नेक्स्ट Au3+ में। अगर मैं Au3+ की बात करती हूँ, वेट, अगर मैं Au3+ की बात करती हूँ तो Au3+ का SOP कितना होगा,
ये SRP प्लस 1.4 गिवन है तो SOP कितना होगा, माइनस 1.4 वोल्ट। SOP माइनस 1.4 है, SRP 0.96 है। अगर मैं दोनों को ऐड करूँगी तो वैल्यू नेगेटिव आएगी ना, तो इसका जो इनोड सेल है वो लेस देन 0 है। दैट मीन्स ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। NO3 माइनस AU3 प्लस को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ठीक है, लास्ट पे हम आते हैं Hg2 प्लस पे। ठीक है, Hg2 प्लस की बात करती हूँ तो इसका SOP कितना है, SRP कितना गिवन है 0.86, तो SOP कितना हो जाएगा, माइनस 0.86 वोल्ट। अब इसके इनोड सेल की बताओ मुझे क्या होगा, SRP है 0.96 वोल्ट, NO3 माइनस का SOP है इतना, दोनों को ऐड करूंगी तो प्लस में वैल्यू आएगी, तो इसका इनोड सेल ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल है। तो कौन कौन से मेटल के केस में NO3 माइनस, कौन कौन से मेटल को NO3 माइनस ऑक्सीडाइज कर देगा, वेनेडियम 2 प्लस को कर देगा, आयरन 3 प्लस को कर देगा, Hg2 प्लस को कर देगा, बट गोल्ड को नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे प्लीज़ ध्यान रखना। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है उस तरीके से बस आप याद कर लेना, आपसे सभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी के जितने भी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के आप खुद से बस सॉल्व करना, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको करा दिए। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।